प्रिय छात्रों, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में सारा आकाश उपन्यास का सारांश समाप्त किया। अब हम लोग चैप्टर वाइज सारांश पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं प्रथम पाठ, पहला चैप्टर। पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, पृष्ठभूमि है, इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यह जान लें कि इस उपन्यास की रचना राजेंद्र यादव ने की है और यह उपन्यास मनोवैज्ञानिक सत्य पर आधारित सामाजिक उपन्यास है। यह एक सोशल नोवेल है और जो मनोवैज्ञानिक सत्य पर आधारित है। मनोवैज्ञानिक बोलते हैं साइकोलॉजी को, है ना। तो ये एक साइकोलॉजी पर आधारित नोवेल है। यह आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया ऑटोबायोग्राफिकल स्टाइल में लिखा गया है और यह घर घर की कहानी है। कहने का मतलब कि इस उपन्यास में जो कहानी हमारे सामने आती है वह कहानी घर घर की कहानी है, किसी एक घर की कहानी नहीं है। आप देखेंगे तो हर निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की यही कहानी है, लोअर मिडिल क्लास की कहानी है। उपन्यास का नायक मतलब मेन कैरेक्टर, मेन जो हीरो है वह समर है, जो एक महत्वाकांक्षी मतलब एम्बिशियस छात्र है, जो इंटर की बोर्ड की परीक्षा देने वाला है, जो इंटरमीडिएट अर्थात क्लास 12 की परीक्षा देने वाला है। उसके सपने ऊंचे हैं, वह एमए पास करके प्रोफेसर बनना चाहता है। अभी वह विवाह जैसे बंधन के लिए तैयार नहीं है, पर उसके माता पिता उसका विवाह प्रभा नाम की एक लड़की से करवा देते हैं। वह विवाह करने के लिए अभी तैयार नहीं है क्योंकि वह महत्वाकांक्षी है। वह एमए तक की पढ़ाई करके प्रोफेसर बनना चाहता है, लेकिन उसके माता पिता प्रभा नाम की एक लड़की से उसकी शादी करा देते हैं और प्रभा जो है वह भी अपने माता पिता की एकलौती संतान है। वह 10वीं पास है तथा अनेक कलाओं जैसे सिलाई कढ़ाई आदि में पारंगत है। कहने का मतलब कि वह क्लास 10 तक पढ़ी है, मैट्रिक पास है। उसके साथ साथ उसके अंदर में कई कलाएं हैं, जैसे वह सिलाई और कढ़ाई, कढ़ाई मतलब एम्ब्रॉयडरी जैसे कला में वह पारंगत है मतलब एक्सपर्ट है। लेकिन समर के माता पिता का सोचना है कि वह विवाह में पर्याप्त दहेज नहीं लाई। उन्होंने अपनी बेटी मुन्नी की शादी के लिए कुछ कर्ज लिए थे, लगभग 6-7 हज़ार। उन्हें उम्मीद थी कि समर के विवाह में जो पैसे मिलेंगे उससे कुछ कर्ज कम होगा। कहने का मतलब यह है कि समर के माता पिता ने समर की शादी इसलिए की कि समर की शादी में जो दहेज मिलेंगे उससे मुन्नी की शादी में जो कर्ज हुआ था उस कर्ज को चुका लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मुन्नी के समर के माता पिता जितना सोचे हुए थे कि दहेज में मिलेगा उतना मिला नहीं, जिसके कारण क्या हुआ कि उनके मंसूबे पर पानी फिर गया। उनका जो मंसूबा था, कहने का मतलब कि उन लोगों की जो इच्छा थी कि समर की शादी में जो दहेज मिलेगा उस दहेज से मुन्नी की शादी में जो कर्ज हुआ उस कर्ज को हम लोग चुका देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर भी उन्हें संतोष था कि वधू भले ही कुछ नहीं लाई पर सुंदर व
सुशील तो है, लेकिन इस बात से ये लोग संतुष्ट थे कि चलो तिलक दहेज भले ही कम मिला हो, लेकिन बहू जो मिली वह सुंदर और सुशील मिली। तो इसलिए ये लोग संतुष्ट थे। ज़्यादा इन लोगों को मन में तकलीफ नहीं थी, ज़्यादा नाराज़गी नहीं थी, क्योंकि एक तरफ दहेज न मिलने की नाराज़गी थी, तो सुंदर और सुशील बहू मिलने के कारण वह नाराज़गी दूर हो गई। आगे देखें। समर को प्रभा अपनी उन्नति के मार्ग में एक अड़चन लगती है, जिसके प्रति वह सोचता है कि वह अपने मन को कमज़ोर नहीं करेगा। घर में माता पिता के अतिरिक्त बड़े भाई धीरज तथा भाभी हैं, दो छोटे भाई हैं तथा बहन मुन्नी भी वापस मायके आ गई है। इस प्रकार उनका संयुक्त परिवार है। अब यहाँ बताया जा रहा है कि समर की शादी हो गई, समर के जीवन में प्रभा तो आ गई, लेकिन समर अपने मन में यह ठान लेता है कि प्रभा को अपने जीवन में वह अड़चन मतलब बाधा, प्रॉब्लम नहीं मानेगा, क्योंकि उसका सोचना है कि जब मेरा मन कमज़ोर होगा तभी जाकर के वह मेरी उन्नति में बाधा बनेगी। यदि मेरा मन कमज़ोर नहीं होगा, मैं यदि दृढ़ निश्चय करके अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखूँगा, तो प्रभा उसके जीवन में बाधा नहीं बनेगी। समर के घर में समर खुद 4 भाई है। सबसे बड़ा भाई का नाम धीरज, उसके बाद समर, समर से छोटी बहन मुन्नी, मुन्नी के बाद अमर, अमर के बाद कुंवर। तो ये कुल 5 भाई बहन हुए। माता पिता 7, उसके बाद बड़े भाई की पत्नी 8, उसके बाद बड़े भाई की एक बेटी जन्म लेगी, और मिलाकर के 9। तो कुल मिलाकर के इसको एक जॉइंट फैमिली कहिए, संयुक्त परिवार कहिए, क्योंकि बड़ा परिवार है और सभी इकट्ठे मिलजुल करके रह रहे हैं। अब आइए हम लोग पहला पाठ देखते हैं। यह उपन्यास का आरंभ खुशी और गम दोनों के मिले जुले भाव से होता है। उपन्यास के शुरुआत में ही हम लोग देखेंगे कि एक तरफ खुशी है और दूसरी तरफ गम है। एक तरफ खुशी इस बात से है कि समर का विवाह होता है, और दूसरी तरफ गम इस बात की है कि समर के पड़ोस में ही सांवल की बहू अपने शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगाकर आत्महत्या कर लेती है। समर का विवाह हुआ है, बहू घर आई है, सब बहुत खुश हैं, हिजड़े नाच गा रहे हैं, और तभी गली के पास सामने वाले घर में सांवल की बहू ने परेशानियों से तंग आकर अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़का और आग लगा ली। कहने का मतलब कि समर का विवाह हुआ, तो ये जो हिजड़े लोग थे उन लोगों को मालूम हुआ कि खुशी का माहौल है, तो वे लोग बख्शीश लेने के लिए आकर नाच गा रहे हैं। इसी बीच में समर के घर के सामने ही गली में एक घर है सांवल का, जिसमें सांवल की बहू ने परेशानियों से तंग आकर के अपने शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा ली और उसकी मृत्यु हो गई। ऐसी खुशी के अवसर पर ऐसी दर्दनाक घटना से सबका दिल दहल गया और मन में अनेक अशुभ की आशंकाएं जन्म लेने लगी। कहने का मतलब है
कि एक तरफ इधर खुशी का माहौल है और दूसरी तरफ इस तरह की दर्दनाक घटना घटती है जिसके कारण सबका दिल दहल जाता है और सबके मन में कुछ न कुछ आशंकाएं पैदा होने लगती हैं कि यह बहू आई और इसके आते आते ही हमारे पड़ोस में अशुभ हो गया, तो शायद इसके पाँव के लक्षण तो अच्छे नहीं हैं। इस तरह की आशंकाएं सबके मन में उठने लगी। समर मौके का फायदा उठाकर वहां से चला गया। समर देखा कि भीड़ भाड़ है, इसमें कोई नोटिस नहीं करेगा, ध्यान नहीं देगा, इसलिए वह वहां से चला गया। गली में भी चिल्लाने की आवाज़ थी। गली में चिल्लाने की आवाज़ इसलिए थी क्योंकि सावल के घर में रोने धोने का काम चल रहा था। सावल की बहू की मृत्यु के पश्चात रोने की आवाज़ थी या उसके विवाह की खुशियों की आवाज़, फर्क करना कठिन था, क्योंकि एक तरफ खुशी का माहौल था और एक तरफ घर में रोने और चिल्लाने की आवाज़ थी। अब इसमें फर्क करना मुश्किल हो रहा था कि आखिर ये जो शोरगुल है, यह जो आवाज़ है, वह समर के विवाह की खुशी की आवाज़ है या सावल की बहू के मर जाने के कारण रोने चिल्लाने की आवाज़। आज उसकी सुहाग रात है, आज समर की सुहाग रात है। देश को साहसी और कर्मठ युवकों की आवश्यकता है का नारा लगाने वाला समर विवाह के बंधन में बंध गया। कहने का मतलब कि यह जो समर है वह हमेशा इधर उधर नारा स्लोगन दिया करता था कि देश को आज साहसी और कर्मठ, कर्मठ मतलब एक्टिव, काम करने वाला नवयुवक की आवश्यकता है, ऐसा नारा वह लगाता था। वही समर आज विवाह के बंधन में बंध गया। वह आंधी पानी में भी शाखा जाता था, पर अब 2 हफ्ते से वह वहाँ नहीं गया। किसी तरह सबकी आंखों से बचता हुआ वह मंदिर की ओर चला। कहने का मतलब यह है कि यह समर आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा था और वहीं पर जाकर के ये लोग ट्रेनिंग लेते थे, जिसको शाखा कहा जाता है। तो आंधी पानी आने पर भी, कहने का मतलब कि विकट से विकट परिस्थिति होने पर भी वह कभी एब्सेंट नहीं होता था। लेकिन इधर विवाह के चक्कर में पड़ने के कारण, घर में काम धंधों की भीड़ होने के कारण वह 2 हफ्तों से शाखा नहीं गया था। तो वह घर से भी नहीं निकलता था कि उसके साथी लोग देखेंगे तो तरह तरह के प्रश्न करेंगे, इसलिए आज वह सबकी नज़र से बचते हुए मंदिर की ओर चला। जहाँ वह इस परिवर्तन पर एकांत में सोचना चाहता था। इस परिवर्तन पर वह एकांत में सोचना चाहता था। किस परिवर्तन पर? उसके जीवन में परिवर्तन आ गया था, क्योंकि वह चाहता था कि वह कुछ बने, कुछ करे, जिससे वह अपने जीवन में उन्नति करे, अपने जीवन में उन्नति के मार्ग पर बढ़े। लेकिन उसके जीवन में परिवर्तन आ गया। एकाएक वह विवाह के बंधन में बंध गया, जिसके कारण अब वह सोच नहीं पा रहा है कि आखिर आगे जो जो सपने उसने अपने मन में संजो रखे हैं, जो जो सपने अपने जीवन के लिए उसने देखे हैं,
क्या वह उन सपनों को पूरा कर पाएगा या नहीं। तो वह एकांत में अर्थात मंदिर जा कर के और वहाँ शांत शांत जगह पर बैठ कर के और एकांत में अपने इस जीवन में आए परिवर्तन के बारे में सोचना चाहता था। उसके कानों में पिता के शब्द, पिता के शब्द क्या थे? हमारे साथ धोखा हुआ है, गूंज रहे थे। अब ये समर के पिताजी कहते थे कि हमारे साथ धोखा हुआ है। कहने का मतलब कि समर के पिताजी के साथ कौन सा धोखा हुआ, क्या धोखा हुआ कि उन्होंने कहा कि हमारे साथ धोखा हुआ है। तो यहाँ आपका उत्तर होगा कि समर के पिता के साथ धोखा यह हुआ था कि समर के विवाह में दहेज के लिए जो कुछ वादा किया गया था वह वादा पूरा नहीं हुआ। शॉर्टकट में हम लोग यह कह सकते हैं, संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि समर के विवाह में पर्याप्त दहेज नहीं मिला। विवाह में होने वाली हंसी मजाक की बातें भी उसके कानों में थपेड़े मार रही थी और विवाह के समय प्रायः हंसी मजाक का माहौल रहता है, हंसी मजाक होता रहता है। तो हंसी मजाक वाली बातें भी समर के कानों में गूंज रही थी। कहने का मतलब कि वह अपने जीवन में आए परिवर्तन के बारे में भी सोचना चाहता था। फिर पर्याप्त दहेज न मिलने के कारण पिताजी ने कहा था कि मेरे साथ धोखा हुआ। इस बात से भी वह चिंतित था कि हो न हो भविष्य में पिताजी इसी नाराजगी के कारण कहीं समर के और प्रभा के जीवन में कोई मुसीबत खड़ा न कर दें। फिर समर के दिमाग में यह भी चल रहा था कि विवाह के समय जो हंसी खुशी मजाक का माहौल था वह भी चल रहा था। कैसा बोझिला प्रारंभ है जिंदगी का। कहा कि किस तरह से ये बर्डन भरा मेरा लाइफ प्रारंभ हुआ, मेरी जिंदगी की शुरुआत बहुत बोझिल है। इस तरह की बात समर के मन में आती है। वह पलायन करना चाहता है पर उसके जाने से माँ दुखी हो जाएगी, इस कारण वह कहीं जा भी नहीं सकता। अब समर पलायन करना चाहता है। पलायन करना मतलब कहीं भाग जाना। पलायन करने का मतलब हुआ कहीं भाग जाना। तो वह कहीं भाग जाना चाहता है, लेकिन फिर सोचता है कि यदि मैं कहीं भाग जाऊंगा तो माँ दुखी होगी, इसलिए वह कहीं भागकर जा भी नहीं सकता है। समर मंदिर पहुंच गया था। संध्या के बाद का अंधेरा फैल गया था। जो शाम होने के बाद जो अंधकार फैलता है, अंधकार फैल गया था। भजन कीर्तन चल रहा था मंदिर में। वह मंदिर का जो खंभा है उसी में टेक लगाए, मतलब अपने शरीर को सहारा दे करके बैठा हुआ था। वह सोच रहा था कि उसमें भागने का भी साहस नहीं है। अब उसने देखा कि मन में आया कि कहीं भाग जाऊं, लेकिन भाग भी नहीं सकता। कहने का मतलब कि उसके अंदर भागने की भी हिम्मत नहीं है। हाँ, और एक बात उसके मन में आती है, क्या शादी से पहले 4-6 दिन के लिए कहीं भाग जाता तो ये झमेला नहीं होता। कह रहा है कि वो तो शादी करना चाहता नहीं था, माता पिता ने जबरदस्ती शादी करा दी। तो वह सोच रहा है कि शादी का जो डेट फिक्स था, जिस दिन को शादी होने वाली थी, उससे 4-6 दिन पहले कहीं भाग जाता और फिर शादी टल जाती और मैं बाद में लौट कर आ जाता, तो ये झमेला नहीं रहता। आज जो इतना सोचना पड़ रहा है, आज इतना सोचना ही नहीं पड़ता। झमेला ही शादी न होती, न इतनी सारी बातें दिमाग में आती, न इस तरह का झमेला उसके सामने आता। किसी को उसकी भावनाओं की चिंता नहीं थी। कहने का मतलब
कि समर की जो फीलिंग थी, उस फीलिंग की चिंता किसी ने नहीं की, न माता पिता ने न भाई ने। उसकी महत्वाकांक्षाएं, कुछ बनने के सपने सब चूर हो गए। कहने का मतलब कि समर की महत्वाकांक्षाएं, महत्वाकांक्षा का मतलब होता है एम्बिशन। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो उसकी अपनी जो कुछ महत्वाकांक्षाएं थी, कुछ सपने थे, सब चूर चूर हो गए। ये चूर चूर हो जाना एक मुहावरा है। चूर चूर हो जाना का मतलब होता है सब नष्ट हो जाना, सब समाप्त हो जाना। आज ही उसने अपनी डायरी में लिखा था। क्या लिखा था? इतनी जल्दी हिम्मत क्यों हार जाता है। उसने अपनी डायरी में लिखा था कि इतनी जल्दी हिम्मत क्यों हार जाता है। कहने का मतलब कि वह अपने आप को हौसला दिलाने के लिए इस तरह की बात उसने लिखी थी। ये शायद उसकी परीक्षा के क्षण हैं। देखा कि शायद हो सकता है कि मेरे लिए ये भी एक इम्तिहान है, जिंदगी की एक परीक्षा है। मैं यदि घबरा करके भागूंगा तो मैं इस परीक्षा में सफल नहीं हो पाऊंगा। इसलिए उसने अपने आप को सांत्वना देता है, अपने आप को हौसला देता है कि इतनी जल्दी हिम्मत क्यों हार जाता है। मुसीबतों से इतनी जल्दी घबराना नहीं चाहिए। अपने आप को खुद हौसला दे रहा है। मुझे यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि मुझे कुछ बनना है। वह अपने आप को हौसला देने के लिए अपने आप को कहता है कि मुझे इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि मुझे अपने जीवन में कुछ करना है। आज परीक्षा का सबसे कठिन पेपर है। जब हम 3-4 पेपर का एग्ज़ाम देते हैं तो किसी दिन का पेपर हल्का होता है और किसी दिन का पेपर थोड़ा कठिन होता है। तो उसने मान लिया कि आज उसके जीवन का जो पेपर है, जो परीक्षा का पेपर है, वह सबसे कठिन पेपर है। समर ने निश्चय किया कि सबसे पहले उसे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। उसने निश्चय कर लिया, डिसीजन ले लिया कि चाहे जो हो जाए, जितनी सारी परिस्थितियां आए, वे सारी परिस्थितियां एक तरफ होंगी और मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, यह एक तरफ होगी। कहने का मतलब कि वह अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देगा। पूरा कंसंट्रेशन, पूरा फोकस वह अपनी पढ़ाई पर ही करेगा। शायद प्रभा का उसका पढ़ाई पूरी करने का फैसला सुनकर शायद प्रभा उसका पढ़ाई पूरी करने का फैसला सुनकर रोने लगे। शायद उसने मन में सोचा कि शायद यदि प्रभा को पता चले कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने का फैसला ले चुका हूँ तो यह सुनकर वह रोने लगे, क्योंकि जब मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूंगा तो प्रभा की तरफ ध्यान नहीं दे पाऊंगा, पर वह अपना निर्णय नहीं बदलेगा। उसने यह भी मन में सोचा कि चाहे प्रभा जितना भी रोए, जितना भी कुछ कहे, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान दूंगा। प्रभा के प्रति मैं बिल्कुल आकर्षित नहीं होऊंगा, बिल्कुल उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दूंगा। वह कमज़ोर नहीं पड़ेगा। यहाँ कमज़ोर नहीं पड़ने का मतलब यह हुआ कि वह अपने निर्णय से पीछे नहीं हटेगा। उसके मन में यह भी विचार आता है कि स्त्री को पुरुष की शक्ति माना जाता है, लेकिन अभी वह उपेक्षा को ही अपना अस्त्र तथा उदासीनता को ढाल बनाना चाहता है। समर का यह मानना है कि पुरुष की जिंदगी में स्त्री शक्ति का काम करती है। पुरुष की जिंदगी में स्त्री शक्ति का काम करती है, लेकिन इस समय वह
स्त्री को शक्ति नहीं मानेगा, वह स्त्री को नेग्लेक्ट करेगा और उसके प्रति हमेशा नेग्लिजेंस, उदासीनता को दिखाता रहेगा, जिसके कारण उसकी पढ़ाई में कोई बाधा उपस्थित नहीं होगी। कहने का मतलब यह है कि वह प्रभा की तरफ ध्यान भी नहीं देगा, प्रभा से कोई वास्ता नहीं रखेगा, कोई मतलब नहीं रखेगा, तभी जाकर के उसकी पढ़ाई पूरी हो पाएगी, नहीं तो उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाएगी। यदि वह प्रभा की तरफ ध्यान दिया, उसके प्रति आकर्षण की भावना उसके मन में आई, तो वह अपनी महत्वाकांक्षा, अपने सपने पूरे नहीं कर पाएगा। अतः वह भगवान से प्रार्थना करता है। क्या भगवान से प्रार्थना करता है? कि भगवान उसे शक्ति, संयम और सुबुद्धि मतलब अच्छी बुद्धि दे, किसी का मोह उसे आगे बढ़ने से न रोक सके, उसे पत्नी का मोह आगे बढ़ने से न रोक सके, इसलिए वह भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान उसमें शक्ति दे, पावर दे, संयम मतलब अपने आप को कंट्रोल करने की क्षमता प्रदान करे और भगवान उसे सद्बुद्धि दे। तो इस प्रकार से यह पहला पाठ जो है बहुत छोटा पाठ है, सारांश में छोटा है, वैसे मेन बुक में उतना छोटा नहीं है, इसलिए मैं सारांश को पढ़ा रहा हूँ कि कई साल से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जब मैं बुक से पढ़ाता हूँ तो सिलेबस कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाता है, क्योंकि उपन्यास अपने से पढ़ने की चीज़ है। टीचर के द्वारा लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, सेंटेंस बाय सेंटेंस एक्सप्लेन करने की चीज़ नहीं है। टीचर का काम होता है कि नोवेल का पूरा सारांश लेक्चर के रूप में विद्यार्थी के सामने एक्सप्लेन कर दे, व्याख्या कर दे, स्पष्ट कर दे और विद्यार्थी खुद नोवेल को लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड पढ़े और समझे और खुद उस पर चिंतन मंथन करे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें ठीक से हिंदी पढ़ने आती ही नहीं। मैं यह नहीं कह रहा कि किसी को नहीं आती, बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें हिंदी ठीक से पढ़ने भी नहीं आती, तो समझने की बात तो दूर हो जाती है। इसलिए मुझे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करना पड़ता है, और जब मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूँ मेन बुक से, तो वह कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाता है। इसलिए मैंने एक रास्ता निकाला कि चलिए इसका सारांश ही लाइन बाय लाइन समझा दिया जाए, पात्रों के बारे में समझा दिया जाए, जिससे बच्चों के दिमाग में यह बात बैठ जाए और लिखते समय वह उसे लिख सकें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हम लोग अगला वीडियो फिर दूसरे पाठ का बनाएंगे और फिर उसमें देखेंगे। फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।